नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बहुत बड़े मूवमेंट की तैयारी शुरू हो गई है। इंडियन एयरफोर्स के रफाल, सुखोई, आर्मी के टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स, नेवी के जंगी जहाज, सबको बॉर्डर के पास पहुंचने का ऑर्डर मिल गया है। 5 दिनों के बाद तीनों सेनाओं का एक युद्ध अभ्यास होगा। 30 अक्टूबर से त्रिशूल युद्ध अभ्यास शुरू होगा। सबसे एडवांस्ड हथियारों के साथ होगा। 12 दिन तक पाकिस्तान बॉर्डर पर यह वॉर एक्सरसाइज चलेगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अक्टूबर से ही डर लग रहा था। पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा था कि भारत अक्टूबर में कुछ बहुत बड़ा करेगा, तो क्या इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर से होने वाली है? इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जबरदस्त पैनिक है, दहशत है। आसिम मुनीर बुरी तरीके से फंस गया है। मुनीर ने पूरी ताकत पीओके में झोंक दी, लेकिन युद्ध का नया फ्रंट कहीं और से खुलने वाला है। भारतीय सेना का त्रिशूल मुनीर के अंत के लिए तैयार है। तीस अक्टूबर के नाम से क्यों पाकिस्तान कांप रहा? 12 दिन में पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख तय हो गई। ये जो जंगी जुनून है इंडिया का, ये बाजार तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर कुछ डिप्लॉयमेंट्स भी होती हुई नजर आ रही हैं। ये इन्फ्लेमेटर डमीज की ये जो तैनाती है, इसके साथ साथ मुनीर पर जल थल नभ से सबसे भीषण हमला होगा। ये जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है इंडिया का, ये नॉर्मल नहीं है, ये अनयूजुअल है। 28,000 जो एयर स्पेस रिजर्वेशन जो है एक्सरसाइज के लिए, वो 28,000 फुट पे है। ठीक है जी, तो आप इसको भी अंदाज़ा लगा लें। दीवार फलांग सकता है, ड्रोन भेज सकता है, मिसाइल उस पर दाग सकता है, और ये सब होने वाला है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी का एयरक्राफ्ट विक्रांत पर जाना। 23 अक्टूबर को राजनाथ सिंह की नेवी कमांडर्स के साथ मीटिंग। 24 अक्टूबर को रक्षा मंत्री की आर्मी के 7 कमांड के कमांडर्स के साथ मीटिंग। 25 अक्टूबर को एयरफोर्स कमांडर्स की मीटिंग और 30 अक्टूबर से तीनों सेनाओं के सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है जिससे पाकिस्तान बहुत डर रहा है। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। कुछ तो ऐसा होगा जिसके बाद पाकिस्तान की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। जब बैक टू बैक ऐसी मीटिंग होती है, जब बैक टू बैक सबसे बड़े कमांडर्स एक साथ एक जगह पर होते हैं, तो वाकई में कुछ बहुत बड़ा होने वाला होता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी ऐसा ही हो रहा था और एक बार फिर वैसा ही वॉर सीन बनने लगा है, जिसका सीधा असर सीमा पर भी दिखने लगा है। पीओके से लेकर सरक्रीक तक पाकिस्तान को डर लग रहा है। 3,206 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट पर है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी तीनों एक साथ पाकिस्तानी बॉर्डर पर जमा होने वाली हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राफेल, सुखोई 30, S-400, भीष्म टैंक, मिसाइल, प्रचंड, अपाचे हेलीकॉप्टर, भारतीय सेना का हर विध्वंसक अस्त्र शस्त्र पाकिस्तानी बॉर्डर के पास पहुंचने वाला है। इंडियन आर्मी की सबसे नई और घातक भैरव बटालियन भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेगी। आसिम मुनीर के सामने ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब पाकिस्तानी फौज में किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास टोटल 6 लाख की आर्मी है। मुनीर ने करीब 2.5 से 3 लाख आर्मी पीओके में लगा रखी है। अफगान के साथ लड़ाई के बाद 1 लाख फौज अफगान बॉर्डर पर तैनात है। करीब 1 लाख फौज बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर पर है। बाकी फौज इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए तैनात है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज 3 फ्रंट में फंसी हुई है और हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से जंग का चौथा फ्रंट चुना है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है और जिसको बचाने के लिए मुनीर के पास सेना भी नहीं होगी।
भारतीय सेना जहां सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने वाली है वो राजस्थान और गुजरात का ये बॉर्डर एरिया है। गुजरात बॉर्डर में सर क्रीक भी आता है। यहां पर तीनों सेनाएं होंगी। इंडियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को भूगोल बदलने वाली चेतावनी दी है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाली वार्निंग दी है। तो क्या सर क्रीक से पाकिस्तान का नक्शा बदलेगा? इस वक्त मुनीर को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर सेना को खड़ा करें, कहां से फौज को हटाएं। इसको इस नक्शे से समझिए। पाकिस्तानी आर्मी के लाखों सैनिक सबसे ऊपर पीओके पर हैं। अगर उनको गुजरात सर क्रीक की तरफ भेजा जाता है तो पाकिस्तानी सेना को 3000 किलोमीटर का फासला तय करना होगा। इसमें वक्त और पैसा बहुत खर्च होगा। पाकिस्तान के पास ना वक्त बचा है और ना पैसा है। इस मूवमेंट के साथ पीओके में पाकिस्तानी सेना सबसे कमजोर हो जाएगी। जब से भारतीय सेना ने सबसे बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान किया है तब से पाकिस्तान में हलचल बढ़ गई है। पाकिस्तान ने अरब सागर से लेकर हिंदुस्तान बॉर्डर तक नोटिस जारी किया है। यह वॉर एक्सरसाइज या मिसाइल टेस्ट का नोटिस है। मुनीर इंडिया की त्रिशूल युद्धाभ्यास से कितना डर रहा है वो जरा तारीखों से समझिए। भारत 30 से 10 नवंबर तक युद्धाभ्यास करेगा। पाकिस्तान ने 28 और 29 तारीख को हथियार टेस्टिंग की डेट तय की है। जैसे ही हिंदुस्तान ने 30 अक्टूबर का ऐलान किया उसके बाद से रावलपिंडी में हाई पैनिक है। पाकिस्तानी आर्मी हेडक्वार्टर में एक ही बात चल रही है, हिंदुस्तान युद्ध करने आ रहा है। अब समझिए पाकिस्तान को इतना डर क्यों लग रहा है और क्यों मुनीर इतना खौफ में है। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग 1947 में 22 अक्टूबर से शुरू हुई थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दूसरी जंग 1965 में 23 सितंबर से शुरू हुई थी और तीसरी जंग 1971 में दिसंबर से शुरू हुई थी। तीनों पाकिस्तान हारा था। पाकिस्तान से युद्ध का सबसे सही वक्त अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मई के बाद से लगभग हर दूसरे हफ्ते हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं युद्धाभ्यास हो रहा है। एक वॉर एक्सरसाइज खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। इतने युद्धाभ्यास का मतलब होता है बहुत जल्द बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। और अब जो त्रिशूल युद्धाभ्यास 30 अक्टूबर को होने वाला है वैसा युद्धाभ्यास अब तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान तो इसको युद्ध ही मान रहा है क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का हर बड़ा हथियार शामिल होगा। त्रिशूल युद्धाभ्यास में इंडियन एयरफोर्स के राफेल, सुखोई, मिराज 2000, जगुआर, तेजस शामिल होंगे। इंडियन आर्मी के स्पेशल कमांडो, पैरा कमांडो, भैरव कमांडो शामिल होंगे। इनके अलावा लाखों रेगुलर जवान होंगे। साथ में टैंक, बीएमपी, पिनाका, नामिका, वज्र, आर्टिलरी गन, S-400, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सब होंगे। नेवी में एयरक्राफ्ट विक्रांत, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन सब होंगे। 12 दिन तक पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन गोले गूंजेंगे। 12 दिन तक पाकिस्तान बॉर्डर के पास राफेल उड़ेंगे, सुखोई जेट्स बम गिराएंगे। 12 दिन तक पाकिस्तानी बॉर्डर पर हिंदुस्तानी जंगी जहाज मिसाइल दागेंगे। ये ऐसा रण होगा जिसकी गरज से इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हिल जाएगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि बात युद्धाभ्यास तक नहीं रुकेगी। युद्धाभ्यास के बाद ऐसा युद्ध शुरू होगा जो सर क्रीक से लेकर पीओके तक पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। मीर वाली साइड जो कि मगरबी बॉर्डर जो कि पाकिस्तान की सरहद से बिल्कुल मुत्तसिल इलाके रहीम यार खान वाली साइड से, यहाँ पर भारत के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने इन इलाके का विजिट किया है। भारत के तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ उन्होंने इजलास किए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर किसी भी किस्म की कोई जाहरियत की तो हम या हमारी जो अफवाज हैं, भारत की जो अफवाज है वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगी। वज़ीर दिफा है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इस तनाजुर के अंदर रिपोर्ट किया है और साथ में ये भी कहा है कि पाकिस्तान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ये जानते हैं कि वो सरकरी के मकाम के ऊपर अपनी फौजी तनसीबात और अपने जो मैन पावर है उसको बढ़ाते हुए, अस्करी पावर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए कि सरकरी से कराची का जो रास्ता है वो भी एक जाता है। ये नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है कि एटमी हथियार हमने पहले ही इस्तेमाल नहीं करने, भारत इसका रुकन है, पाकिस्तान इसका रुकन नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से इसके ऊपर चायमगोइयाँ शुरू हो गई थी कि हम इस पॉलिसी से अब निकलेंगे। और उसके बाद से अब ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर पाक भारत की शिरकी होती है और भारत को कोई
महदूद नहीं कर सकता, कि वो इस चीज़ के ऊपर कारबंद नहीं कर सकता कि हम ये पहले हथियार इस्तेमाल पहले नहीं कर सकते। यानी अगर भारत को किसी भी मकाम के ऊपर खतरा लगा, पाकिस्तान सीधे सीधे हिंदुस्तान से युद्ध न लड़ सकता है न जीत सकता है। 1947 से लेकर मई 2025 तक इस बात का एहसास पाकिस्तान को हो चुका है। ऐसे में पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर बम को बीच में लेकर आता है, लेकिन पाकिस्तान भी जानता है कि इसकी काट हिंदुस्तान के पास है। वॉर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडियन आर्मी बहुत कम वक्त में पाकिस्तान का 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर लेती है तो पाकिस्तान को एटम बम अपनी जमीन पर फोड़ना होगा। पाकिस्तानी सेना को अपनी जनता की जान लेनी होगी। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है, तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक अगर हमारी टेरिटरी चले जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर नहीं चलाएगा। तो ये अपनी बना के बैठे हुए हैं कि हमें इतना को करना है, 1 लाख किलोमीटर तक जो है वो बस हमें चीज देखनी है। चलें ये भी देखें 1 लाख किलोमीटर तक अगर आप ये समझते हैं आप, वैसे ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग होते हैं ये मरवाते हैं समटाइम्स गवर्नमेंट्स को। ठीक है जी, देखिए ये है प्रॉब्लम कि इंडिया इज बिल्डिंग अप। चाइना के बॉर्डर पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टेरेन तो बहुत डिफिकल्ट है, इमीडिएट थ्रेट तो वहां से है, लेकिन करनी किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। मजा तो पाकिस्तान के साथ आना है ना। भारत का कहीं भी इरादा पाकिस्तान को मिटाने का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अब हद कर दी है। पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी बन चुका है जिसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही बचा है। तो हालात बनते जा रहे हैं ना सर, उसमें अगर हमारे मुल्क में वाकई इस्टेब्लिशमेंट है ना, और अगर कोई कबाल नहीं है तो फिर उसको एक्टिव हो जाना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ आर दी ओनली वे, वरना फिर तसादुम, और फिर तसादुम के बाद फिर ज़ाहिर है, बट कहीं भी ज़ाहिर है कोई भी चीज़ रुकती नज़र नहीं आ रही मुझे, लेकिन जो आगे रोड़े अटकाए जा रहे हैं वो भी रुकते नज़र नहीं आ रहे। मामलात को रोकने के जो रोड़े हैं वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं छाड़ते जिनको कहा जाता है वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तो सब फ्री फ्लोट में बातें भी कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है। भारत की तीनों सेना सबसे खतरनाक जाबाज और सबसे विध्वंसक हथियार सब एक जगह जमा होंगे तो युद्धाभ्यास को युद्ध में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दिल्ली से ऑर्डर आया, पाकिस्तान बॉर्डर पार हो जाएगा। युद्धाभ्यास और युद्ध में सिर्फ बॉर्डर का फर्क होगा। बॉर्डर के इस पार हैं तो युद्धाभ्यास, उस पार हुआ तो युद्ध। हर युद्ध का एक मकसद होता है, क्या कब्जा करना है या क्या तबाह करना है। मई में टारगेट पाकिस्तानी आतंकी अड्डे और पाकिस्तानी एयरबेस थे। इंडियन फोर्सेस ने 90 घंटे में टारगेट को अचीव कर लिया था। इस बार टारगेट सरक्रीक पर पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या फिर सरक्रीक पर टोटल कंट्रोल। दोनों में टारगेट कुछ भी हो, पहली स्ट्राइक एयरफोर्स से होगी, जितना खौफ अब तक पाकिस्तान में बरकरार है। आपको पता है कि अमेरिका है ऑन फर्स्ट नंबर 1 एयरफोर्स इज अमेरिकन एयरफोर्स। जो दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर है वो रशिया की कही जाती एयरफोर्स, और जो थर्ड नंबर पर थी वो चाइना की एयरफोर्स कही जाती थी। लेकिन अब रिपोर्ट ये बता रही है, सही है क्या है उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे, या नहीं ये कि उसके ऊपर कोई जब पूरी डिटेल या बातचीत होगी तो पता चलेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर एक बड़ा जो है वो पेपर और उसको पब्लिश कर रहा है, उसके ऊपर बात की जा रही है और भी जगहों पर पब्लिश हुआ, तो फिर सही होगा कि जो भारतीय एयरफोर्स है वो जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुकी है दुनिया की रैंकिंग में, और चाइना को बीट करने के बाद। अच्छा, चाइना को तो दिल के दौरे पड़ने ही होने ने, लेकिन बात ये कि दूसरी तरफ भी दिल के दौरे इसलिए पड़े होंगे, 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर पे दुनिया की एयरफोर्स आ गई इंडिया की। ये तो खुला तजाद है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बकौल सोहेल बड़ाइच मैंने की हुई है
ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है, नाइंसाफी है हमारे साथ। 7 राफेल हमने गिराए और तीसरे नंबर की रैंकिंग जो है आपने एयरफोर्स की वो भारत को दे दी। ये क्या चीज है? ये राग की साजिश है? ये क्या है? मुझे बताइए। लेकिन ऐसा हो गया। पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है, मई में अपनी आंखों से देख चुकी है। सर क्रीक में कितनी पाकिस्तानी सेना मौजूद है, कितना गोला बारूद मौजूद है, ये भी देख लीजिए। सर क्रीक पर पाकिस्तानी आर्मी ने 31 और 32वीं क्रीक बटालियन तैनात की है। इसके अलावा 3 अतिरिक्त ब्रिगेड्स की भी तैनाती की गई है। पाकिस्तानी नेवी मरीन को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल लगाई गई है। नेवी जंगी बोट्स यहां पर हैं। इसके अलावा एडवांस रेडार भी लगाए गए हैं। सोचिए, ऐसे में जब सर क्रीक की पाकिस्तानी साइड पर एक साथ राफेल, सुखोई, तेजस एक साथ हमला करेंगे, ब्रह्मोस, अग्नि, प्रलय, अस्त्र मिसाइल से हमला होगा, तो पाकिस्तानी सेना के ना सिर छुपाने के लिए जमीन बचेगी, ना पानी में जान बचाने के लिए जा पाएंगे, क्योंकि वहां पर भारतीय नेवी मौजूद रहेगी। भारतीय नेवी ने आखिरी बार 1971 में पाकिस्तान पर आक्रमण किया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बार भारतीय नौसेना पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए फिर तैयार है। बलूचिस्तान और केपीके की वही सूरत हाल है जो 1970 और 71 में मशरकी पाकिस्तान की हुआ करती थी, और जो कुछ इन्होंने मशरकी पाकिस्तान के अवाम के साथ किया वही कुछ ये केपीके और बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। और मुझे खतरा है कि मेरा पाकिस्तान इन्हीं के हाथों कहीं फिर किसी बड़े सानहे और हादसे से दो चार ना हो जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि जनरल आसिम मुनीर एक्सटेंशन नहीं ले रहे। मैं ये नहीं कहता कि एक्सटेंशन दी नहीं जा रही, एक्सटेंशन नहीं ले रहे, चले इस तरह कह लीजिए। इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन नहीं ले रहे तो फिर कोई इनकी जगह दूसरा आर्मी चीफ आएगा, और जब दूसरा आर्मी चीफ आएगा तो कोई रास्ता खुलेगा। जो मुल्क और कौम बंद गली में बंद होकर रह चुके हैं, इन्हें निकालना भी तो है, नहीं तो पाकिस्तान तो नहीं चल रहा। मैंने आपको बताया कि मुआशी तौर पर बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। महंगाई के हाथों इंसानों की जिंदगी, उन पर मुश्किल और मौत इंसानों को आसान लगना शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तुलना नहीं हो सकती है। अगर दोनों सेनाओं की ताकत को सिर्फ रैंकिंग में देख लें तो युद्ध का नतीजा समझ में आ जाएगा। इंडियन आर्मी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फोर्स है। पाकिस्तानी आर्मी 7वें नंबर पर आती है। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फोर्स है। पाकिस्तान एयरफोर्स 7वें नंबर पर आती है। भारतीय नेवी दुनिया की 6ठी बड़ी नौसेना है। पाकिस्तानी नेवी 27वें नंबर पर है। भारतीय सेना का बजट दुनिया का 4थे नंबर का है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 38वें नंबर पर है। भारत के पास दुनिया में 4थे नंबर पर फॉरेन रिजर्व है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 71वें नंबर पर है। जब तक भारत का डिफेंस बजट खत्म होगा तब तक पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा। मुनीर सेना 2 बार सरेंडर कर चुकी होगी। पिछले 10 साल में जितने हथियार हिंदुस्तान ने खरीदे हैं और जो हथियार अब सेना में शामिल होने वाले हैं वो पाकिस्तान को 5वीं जंग हराने के लिए काफी है। जंगी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी फौज के लिए 80,000 करोड़ का एडिशनल बजट मंजूर करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ फ्रांस और रशिया से जदीद तैयारे खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल से जो लौरा मिसाइल्स हैं वो खरीदने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया है। पाकिस्तान को लगता है कि जब भारत हमला करेगा तो ट्रम्प उनको बचा लेगा। आसिम मुनीर को पाकिस्तानियों की आवाज सुननी चाहिए, उनको सच समझ में आ जाएगा। तीसरा महाज है इंडिया का, जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते हैं, यानी कि इंडिया को मजबूर कर दिया जाए कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे। और की तरह चाइना की तरह इंडिया भी एक बहुत मुश्किल मुल्क साबित हो रहा है के मौक़िफ़ नहीं दे रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि उनको यकीन दहानी कराई गई है, फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, फिर कोई और टैक्टिक नजर आता है। लेकिन एक चैलेंज जरूर बन गया है इंडिया इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, रूस और चाइना की तरह। 30 अक्टूबर अब दूर नहीं है। आसिम मुनीर का अंत अब दूर नहीं है। अब बात पुतिन की। पुतिन बहुत फायर हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इस वक्त आग लगी हुई है। राजधानी कीव में तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जल रही हैं। रूस इस्कंदर मिसाइल से हमले कर रहा है, ग्लाइड बॉम्ब से तबाही मचा रहा है।
जेलेंस्की को फ्रांस और ब्रिटेन से मिसाइल्स की नई खेप मिलेगी और इसलिए अब युद्ध बहुत ज्यादा भड़केगा। आज रूसी बॉम्बर्स बॉर्डर लाइन पर उड़ रहे हैं, कल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। रूस ने तो खुलकर कह दिया है कि अब युद्ध नेटो से है। युद्ध क्षेत्र में पुतिन जीत के कितना करीब है, आइए समझते हैं। पुतिन आग बरसा रहे हैं, कीव के लोग करा रहे हैं। ज़ेलेंस्की लंदन घूम रहे हैं, कीव में गोले बरस रहे हैं। पुतिन बहुत फायर हैं, कीव में आग के शोले उठ रहे हैं। पुतिन के एफपीवी ड्रोन ज़ेलेंस्की की सेना को चुन चुन कर मार रहे हैं। पुतिन के Tu-95 बॉम्बर उड़ान भरने लगे। नाटो अब क्या करेगा? अब युद्ध बहुत भयंकर होगा। मैक्रा एस्टर भेजेंगे, एस्टॉमर 5000 मिसाइल देंगे। ज़ेलेंस्की जितना माहौल बना रहे हैं, पुतिन उतना ही फायर हो रहे हैं। इसका खामियाजा अब यूक्रेन की राजधानी कीव को भुगतना पड़ रहा है। शनिवार की सुबह तड़के कीव के आसमान में अचानक भयंकर गर्जना सुनाई पड़ी। लोग कुछ समझ पाते तब तक धमाके होने लगे। शहर के कई हिस्सों में आग के शोले उठने लगे। यूक्रेन की राजधानी कीव की रिहायशी इमारतें जलने लगी। पुतिन के अग्नि तांडव से ज़ेलेंस्की की राजधानी कीव कांपने लगी। शनिवार को तड़के पुतिन ने कीव पर इतना बारूद गिराया जिससे उठे शोले कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रहे थे। रूस आमतौर पर कीव पर रात में हमला करता है। इस बार पुतिन ने सुबह 4 बजे का वक्त चुना। रूस ने 9 इस्कंदर-M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव के कई इलाकों को धुआं कर दिया। साथ में 62 शाहिद सीरीज के कामिकाजे ड्रोन भेजे, जिनके प्रहार से कई बिल्डिंगें ध्वस्त हो गईं। अमेरिका की पैट्रियट बैटरी ने 50 ड्रोन और 4 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। 5 मिसाइल और 12 ड्रोन को पैट्रियट रोक नहीं पाया। इस बार पुतिन ने कीव में तबाही का सामान रूस के रोस्टोव और कुर्स्क रीजन से भेजा। कीव पर सबसे तगड़ा प्रहार लेफ्ट बैंक पर हुआ। यूक्रेन की राजधानी कीव को नीप्रो नदी 2 हिस्सों में बांटती है। रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। कीव के 3 जिलों डर्नेस्की, डेस्नियान्स्की और नीप्रोवस्की में सबसे ज्यादा धमाके सुने गए। रूसी हमलों के कई घंटों बाद आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को पानी ले जाते हुए देखा गया। दरअसल इस बार फिर रूस ने कई बहुमंजिला अपार्टमेंट को निशाना बनाया, जहां लैडर से आग बुझाना आसान नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा। ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए इस बार पुतिन ने जिन इस्कंदर-M मिसाइलों से प्रहार कराया, वो 400 से 500 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। ये 480 से 700 किलो वॉरहेड ले जा सकती हैं, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर वेपन और क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती हैं। इस हफ्ते यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह दूसरा बड़ा हमला है। फिलहाल हम डार्नित्सा, डेस्त्रियांकी, निप्रोवस्की इलाके में काम कर रहे हैं। बचावकर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस अभियान में 200 से ज्यादा बचावकर्मी, हवाई आपातकालीन सेवाओं सहित लगभग 60 मशीनें लगाई गई हैं। राहत कर्मियों के काम को आसान बनाने के लिए मानव रहित विमान भी शामिल हैं। 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुतिन पहले कीव पर कम और रूस से सटे राज्यों में ज्यादा हमले कर रहे थे। अब पुतिन ने स्ट्रेटजी बदल दी है। अब कीव पर तगड़े प्रहार कर रहे हैं और रूस जिन इलाकों में कब्जा कर रहा है वहां सिर्फ ड्रोन और रॉकेट से हमले कर रहा है, ताकि रूसी सेनाएं लगातार आगे बढ़ सकें। आमने सामने की लड़ाई में उनकी बढ़त जारी रहे।
ये यूक्रेन का खेरसोन इलाका है। यहाँ के बड़े क्षेत्र में रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। अब लड़ाई शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ रही है। रूस ने खेरसोन सिटी की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ड्रोन अटैक किया। इस बिल्डिंग में 9 मंजिल हैं और आसपास कई मकान बने हुए हैं। ड्रोन से 9 मंजिला इमारत के कई फ्लैट बर्बाद हो गए। जिस फ्लैट की खिड़की के पास ड्रोन फटा, वहां सारा सामान हवा में उड़ गया। पूरे घर में मलबा बिखर गया। विस्फोटक से निकले स्प्रिंकल धंसने से एक शख्स की मौत हो गई। आसपास के कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इरिना भाग्यशाली हैं, जो रूसी अटैक के समय वो कॉफी पीने गई हुई थी। वहां से उन्होंने कई धमाके सुने। 5 ड्रोन और एक रॉकेट को तेजी से रिहायशी इमारतों की तरफ गिरते देखा। धमाकों के बाद जब वो अपने फ्लैट में पहुंची तो तबाही देखकर उनका दिल बैठ गया। पहली बार छर्रे लगे और दूसरी बार एक ड्रोन उड़ रहा था। मैं कॉफी पी रही थी जब धमाका हुआ और भागी। उसी वक्त मैंने देखा वो बहुत तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। मुझे याद है वो आवाज मेरी माँ के घर से आई थी और फिर रॉकेट अटैक शुरू हुआ। लेकिन वे कहाँ गिरे मुझे नहीं पता, शायद यहीं या कहीं दूर। वो एक के बाद एक उड़ रहे थे, कुल मिलाकर 5। ज़ेलेंस्की को जैसे जैसे नाटो देशों से बड़े हथियारों की डील मिल रही है, वैसे वैसे पुतिन का गुस्सा भड़क रहा है। यूक्रेन के शहरों में तबाही बढ़ रही है। रूसी सेना अब यूक्रेन के शहरों को गाजा की तरह खंडहर करती जा रही है। रूसी बमबारी के बाद जिस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं, उससे आशंका बढ़ रही है कि रूस फिर से ग्लाइड बम के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल कर रहा है, जो लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं और टारगेट को खोजकर उसे तबाह कर सकते हैं। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर स्टेट में इस्तेमाल के लिए ग्लाइड बम को अपग्रेड किया है। पहले जहां ग्लाइड बम 20 से 25 किलोमीटर दूर तक हवा में जाकर टारगेट पर फटते थे, वहीं अब ग्लाइड बम 200 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा रहे हैं। इसके अलावा अब वो ज्यादा डीप स्ट्राइक कर रहे हैं। ISW की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अक्टूबर में ओडेशा, माइकोलेव, डेनप्रोपेट्रोवस्क, पोल्टावा, लोजोआ और खार्किव में हमले के लिए ग्लाइड बम के अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। रूस के अपग्रेडेड ग्लाइड बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। इनमें विंग्स लगे हैं। ये GPS, लेजर और इंफ्रारेड की मदद से पिन पॉइंट अटैक करते हैं। इनमें 300 किलो से 1.5 टन तक के विस्फोटक लगाए जा सकते हैं, जो मजबूत से मजबूत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। ये रूस का FPV ड्रोन अटैक है। यूक्रेन और नाटो देशों ने कभी सोचा नहीं होगा कि रूसी FPV को धनुष बाण के स्टाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्रेन के सैनिक जैसे ही जंगल में बख्तरबंद वाहन में निकले, रूसी सैनिकों ने FPV ड्रोन को लॉन्च किया। ड्रोन सीधे यूक्रेनी सैनिक को लगा और वो सैनिक वहीं गिर पड़ा। बाकी सैनिक किसी तरह गिरते पड़ते वहां से जान बचाकर भागे। गनीमत रही कि FPV ड्रोन से ऑप्टिक फाइबर निकल गया, जिससे ड्रोन पायलट विस्फोट नहीं कर पाया, वरना एक भी यूक्रेनी सैनिक जिंदा नहीं बचता। युद्ध क्षेत्र में FPV ड्रोन को रूस इतने क्लोज रेंज से जिस तरह मल्टीपर्पज वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पुतिन का इरादा क्या है। ISW की वॉर रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच 28 मोर्चों पर इस वक्त भीषण लड़ाई चल रही है। ये तस्वीरें खार्कोव की लड़ाई की हैं, जहां रूसी सेना ग्रैड MLRS से हमला कर रही है। यूक्रेनी सैनिकों के लिए जान बचाना मुश्किल हो रहा है। पुतिन कह चुके हैं कि अब ये लड़ाई यूक्रेन से नहीं, नाटो से है। नाटो को हद में रखने के लिए पुतिन ने Tu-95 बॉम्बर को रवाना कर दिया है। रूस के जितने बॉर्डर हैं, वहां Tu-95 आसमान में उड़ रहा है। रूस का Tu-95 बॉम्बर 15,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह 925 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को थर्राता है। यह कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल और परमाणु वॉरहेड से लैस मिसाइल दोनों को ले जाने में सक्षम है। ये एक उड़ान में पूरे यूरोप में बमबारी कर सकता है, अमेरिका तक हमला कर सकता है। ये रूस के परमाणु ट्रायड का सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण बॉम्बर है। रूस यूक्रेन युद्ध अब और भड़कने वाला है। ज़ेलेंस्की को मिसाइलों की बड़ी खेप नाटो देशों से मिलने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ज़ेलेंस्की को एस्टर मिसाइलें देने का वादा कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने मिसाइलें देने की गारंटी ज़ेलेंस्की को दे दी है।
मतलब अब रूस यूक्रेन के बीच मिसाइल युद्ध शुरू होने वाला है। फ्रांस और ब्रिटेन से डील होने के बाद ज़ेलेंस्की खुश हैं, लेकिन आम यूक्रेनी डर रहा है कहीं अमेरिका पैट्रियट की तरह फ्रांस का एस्टर मिसाइल सिस्टम भी रूसी मिसाइल अटैक के सामने कमजोर पड़ गया तो क्या होगा। दरअसल एस्टर मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे अटैक के लिए नहीं, डिफेंस के लिए तैयार किया गया है। मतलब फ्रांस जो एस्टर मिसाइल ज़ेलेंस्की को दे रहा है वो सुरक्षा के लिए है, हमले के लिए नहीं। ज़ेलेंस्की के पास पहले से अमेरिका की ताकतवर पैट्रियट मिसाइल बैटरी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में लगी हुई है। रूस ने इसका तगड़ा तोड़ निकाल लिया है, इसीलिए अमेरिकी पैट्रियट की क्षमता अब सिर्फ 6% रह गई है। जब अमेरिका की पैट्रियट रूसी मिसाइलों को रोक नहीं पा रही तो क्या गारंटी कि फ्रांस की एस्टर मिसाइल 100% बचाव कर पाएगी। ज़ेलेंस्की को मिलने जा रही फ्रांस की एस्टर मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। यह नेवी के जहाजों और ग्राउंड बेस्ड एयर सिस्टम में काफी कारगर मानी जाती है। नाटो के कई देश इनका इस्तेमाल करते हैं। एस्टर मिसाइल पियर्ड फोर्ट तकनीक पर काम करती है। यह टारगेट के बेहद करीब जाकर विस्फोट करती है। ये मिसाइलें रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती हैं। लंदन में प्रिंस के साथ फोटो शूट और शाही स्वागत के बाद ज़ेलेंस्की ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये ख्वाब देखने लगे हैं कि वो पुतिन को बातचीत की टेबल पर ला सकते हैं और अपनी शर्तों पर सीज फायर पर राजी कर सकते हैं। One more point, diplomacy. Right now, Russia does not want to end the war, and Putin does not want any proper meetings. Everything Putin does is an attempt to delay new forms of pressure. We must create in Russia a will to negotiate, and I am ready to meet in any meaningful format, and the current line of contact could be the starting point of negotiations. लंदन में ज़ेलेंस्की को फिर नेटो देशों ने चने की झाड़ पर चढ़ाने की पूरी कोशिश की। समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मैक्रॉन ने कहा कि 25 देश यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर वो सेना भी भेज सकते हैं। ब्रिटेन पहले ही कह चुका है कि वो अपनी सेनाएं भेज देगा। सिर्फ इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने सेना भेजने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इटली का कोई सैनिक रूस यूक्रेन वॉर में शामिल नहीं होगा। एक और बात, ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन जो 5000 मिसाइलें देने जा रहा है वो हल्की मिसाइलें हैं। ऐसी मिसाइलें S-400 जैसे मजबूत डिफेंस सिस्टम को कैसे भेज पाएंगी। फिर भी ज़ेलेंस्की को लगता है कि पुतिन से लड़ने के लिए यह काफी है। We need to strengthen Ukraine's air defense and the energy support that it needs, and this is becoming urgent, to protect its civilians and rebuild its critical infrastructure. So I'm pleased that we're accelerating our UK programme to provide Ukraine with more than 5,000 lightweight missiles. This means we can deliver an additional 140 missiles ahead of schedule to boost Ukraine's defences through the depths of winter. ज़ेलेंस्की के पीछे खड़ी EU की लॉबी उन्हें यह भरोसा दिला रही है कि ट्रंप ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियां रोजनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शन लगाकर वॉर का गेम चेंज कर दिया है। मगर पुतिन बार बार कह रहे हैं कि इससे वॉर में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिका में गैस महंगी हो जाएगी, यूरोप में महंगाई बढ़ जाएगी, रूस से ज्यादा दिक्कतें उन्हीं के देशों में होंगी जो अभी खुश हो रहे हैं। जर्मनी ने पाबंदी लगाने के 2 दिन के भीतर ही ये कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें मोहलत दी जाए। यही बात समझाने के लिए पुतिन ने अपने दूत किरिल दिमित्रियु को अमेरिका भेजा है। दरअसल तेल का खेल खेलना पुतिन से बेहतर कोई नहीं जानता। पुतिन ने पहले से सब्सिडरी कंपनियां तैयार कर रखी हैं। इसके अलावा तेल के दाम बढ़ेंगे तो बाकी रूसी कंपनियों को ज्यादा मुनाफा होगा, इसलिए रूस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक रूस की तमाम सब्सिडरी कंपनियों पर बैन नहीं लगता। ज़ेलेंस्की का गणित नहीं बनेगा। And now there is one more important decision by the United States of America, sanctions against 2 large Russian oil companies. Pressure on Russian oil is an instrument to end the war, I'm sure. And all Russian oil companies, including Rosneft, Lukoil, Putin's own oil company, Surgutneftegaz, and others, must be blocked. Their access to the
to the world market must be cut off. This will bring Putin back to reality. पुतिन अब यूक्रेन पर और ज्यादा हमलावर हैं। यूक्रेन तभी खत्म होगा जब यूक्रेन पुतिन की शर्तें मान लेगा, वरना तबाही और बढ़नी तय है।